हर कोई अभी से ही उखाड़ कबाड़ में फंसा हुआ है। नीतीश कुमार के विरुद्ध पोस्टर लग जाता है, नाराज होकर के चले आते हैं तो बिहार में खलबली मच जाती है। उधर ममता बनर्जी बंगाल जाती है मीटिंग करके तो वहां खलबली मच जाती है कि भैया हमारे साथ तो फलाना मिल करके इस तरह का कर रहा है, हम कैसे इस गठबंधन को आगे लेकर के सोच सकते हैं। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है ऋतुराज सिन्हा को। अब इस रोल में ऋतुराज सिन्हा को रखने के पीछे नरेंद्र मोदी की आप मंशा को समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी को ऋतुराज सिन्हा पर युवा भी हैं, आने वाले कई सालों तक उनकी राजनीति साफ नजर आ रही है, स्टेट फॉरवर्ड राजनीति करते हैं और बिहार में किसी भी गुट का कोई हिस्सा वो नहीं है। 2024 के चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की भूमिका बढ़ जाएगी और उसके बदले में उन्हें इनाम भी मिलेगा और वो इनाम उप प्रधानमंत्री का हो सकता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और भीतर की बात लेकर के आपके सामने आए हैं। भीतर की बात में कुछ ऐसी बातें हमने लिखी है जिसको लेकर के आपको सहसा भरोसा और विश्वास नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है ना कि जब फाइनल नहीं जीत पाए आप तो सेमीफाइनल में या फिर रनर अप का कप लेने में भी आपको बड़ा मज़ा आता है और ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आगे आप फाइनल भी जीत सकते हैं। बिहार में जिस तरह का रेस शुरू हो गया है उस रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं अभी वर्तमान परिस्थिति में, कहा जाए बिहार में। साथ साथ नीतीश कुमार उस रेस में भी आगे हैं जो रेस एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है। अब महाराष्ट्र की बैठक के बाद क्या निकल करके सामने आएगा उस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। वहाँ क्या फैसला होता है। 11 सदस्यीय जो टीम बनानी है और कोर कमेटी के 5 सदस्यों को जो चयन करना है उसमें नीतीश कुमार को कहाँ स्थान मिलता है। लेकिन जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जो भीतर खाने में बात चल रही है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी में नहीं जाना चाहते हैं या प्रधानमंत्री के कुर्सी तक नहीं पहुंच पाते हैं या इस दौर में वो पिछड़ जाते हैं तो फिर क्या होगा। नीतीश कुमार ने एक बात तो तय कर दी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया है कि वो एनडीए गठबंधन बना करके एनडीए के साथियों के साथ बैठक करे, सामंजस्य स्थापित करे। लेकिन इससे भी बड़ी बात, एक संदेश नीतीश कुमार ने दिया है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के अगुवाई में अगर चलता है तो उसके परिणाम बेहतर होंगे। अगर नहीं अगुवाई में चलता है, नीतीश कुमार को सही सम्मान या सही पोजीशन नहीं मिलता है, जिसके लिए लगातार नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनकार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इनकार में ही उनका इकरार होता है और नीतीश कुमार ने जब जब यह कहा है कि उन्हें फलाना पद नहीं चाहिए, वो पद उन्होंने जरूर लिया है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार लगातार ये बात कह रहे हैं और अब तो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की भाषा बोल करके इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो भी अनमने ढंग से ये बातें कह रहे हैं, क्योंकि दोनों जब सत्ता में हैं और दोनों चुनावी रणनीति में हैं तो कौन चाहता है कि वो पीएम और सीएम नहीं बने, उसे मंत्रिमंडल में सदस्य नहीं बनाया जाए। बहुत कम लोग हैं जो सत्ता से दूर रहना चाहते हैं। अभी एक उदाहरण पेश किया है वाम दलों ने, उनके पास मौका था सरकार में शामिल होने का, लेकिन उन्होंने अपने आप को सरकार से दूर रखा कि जिससे सरकार पर नियंत्रण रखा जा सके। नीतीश कुमार को लेकर के अब कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की बैठक में उन्हें कोऑर्डिनेटर बना दिया जाएगा और उन्हीं के कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत 11 सदस्यीय टीम बनेगी उस पर निगरानी रखने के लिए, और बाकी की चीज़ों के लिए 5 सदस्यीय जो टीम बनेगी कोर कमेटी की। ये सारी प्रक्रिया चल रही है और इधर नीतीश कुमार के इस प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के मन में जो कन्फ्यूजन है कि अगर वो चाहेंगे तो नीतीश कुमार अब इधर नहीं आएंगे या नीतीश कुमार को अब छोड़ के चलना है तो उसके लिए रणनीति क्या होगी। लेकिन इस बीच में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार यदि पीएम के रेस में नहीं है तो वो डिप्टी पीएम के रेस में जरूर है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले समय में 2-3 बातें बहुत साफ साफ नजर आ रही है। जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें लग रहा है कि एनडीए वर्सेस इंडिया कड़ी टक्कर होगी या फिर कोई टक्कर ही नहीं होगी। जिस तरह से कांग्रेस अपना कद बढ़ा रही है और कद बढ़ा ली अगर 2024 के चुनाव तक तो परिणाम बदल सकते हैं, जिसमें नीतीश कुमार का जोरन और लालू प्रसाद का टसन मिल जाए तो निश्चित रूप से बिहार, वेस्ट बंगाल
झारखंड और उत्तर प्रदेश। इन 4 राज्यों में तो नई खेल शुरू हो सकती है। इस खेल का खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ एक बात चर्चा में यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो प्लानिंग किया है और दूसरी तरफ जो इंडिया की प्लानिंग है, वो दोनों ही प्लानिंग कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दोनों तरफ से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर लेती है, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री या अलग अलग दलों में, आप जानते हैं कि जब अधिक दलों के साथ सरकार बनाने की बात होती है तो समझौते होते हैं, मान मनोबल होता है, चीज़ों को रखना पड़ता है, कॉमन एजेंडा बनता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, ये सारी चीज़ें होंगी। इन सारी चीज़ों में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी कांग्रेस नहीं छोड़ेगी और अगर ऐसा मौका आता है तो नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस राजी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ यदि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई मौका आता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों की कमी हो जाती है और वो सीट नीतीश कुमार के पास है जिससे कि सरकार बन सकती है, या नीतीश कुमार अपने गठबंधन के साथियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से समझौता करने के लिए अगर तैयारी कर लेते हैं, मन मनोबल कर लेते हैं, उस परिस्थिति की हम एक हाइपोथेटिकल जो है वो बात आपसे बता रहे हैं। 2024 के चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की भूमिका बढ़ जाएगी और उसके बदले में उन्हें इनाम भी मिलेगा और वो इनाम उप प्रधानमंत्री का हो सकता है। खैर, इन सारी बातों की चर्चा में 338 जो सांसद हैं एनडीए के, उन सब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कस्टडी में ले लिया है। यानी कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के 303 हो या फिर एनडीए गठबंधन के बाकी के विधायक 35, इन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उस ग्रुप में शामिल कर लिया है जिनके साथ वो लगातार बैठक करेंगे। इन 338 सांसदों को 10 ग्रुप में बांटा गया है जिनसे अलग अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। इस बातचीत के दौरान उनके साथ कुछ लोग होंगे। कौन कौन से लोग होंगे? तो वरिष्ठ सदस्यों में जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो होंगे, और राजनाथ सिंह होंगे जो कि राजनीतिक रूप से काफी सशक्त और भारतीय जनता पार्टी के पिलर कहे जाते हैं। उनके साथ वो करेंगे बैठक और इसमें 10-10 दिनों की बैठक होगी। 10 दिनों की बैठक में लगभग 30 के आसपास सांसद होंगे जिनसे 1-to-1 बातचीत होगी और उसके बाद सब से फीडबैक लिया जाएगा। सभी को कहा गया है कि आप अपनी सारी रिपोर्ट जो पिछले 4 साल आपने अपने क्षेत्र में अपने सांसदी के दौरान किया है कार्य, उसका पूरा खाका डाटा तैयार करके ले आइए और ये होगा 2024 में पैमाना जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि कितनी मदद करनी है अगर इन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो किस तरह से मदद करनी होगी, ये भी बातें तय होंगी। और हर हाल में सीट को जीतने की, इस 338 सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। नरेंद्र मोदी ने सभी से ये ले लिया है ऑथराइज अपने आप के लिए कि वो उम्मीदवारों का फैसला अपने हिसाब से करेंगे। इन 338 सांसदों में कौन कितना सक्षम है और 2024 के लिए कौन चुनाव जीतने की जो कहा जाता है वो विन विन कंडीशन को रखता है, अपने द्वारा किए गए कार्यों से जनता को प्रभावित करता है, उस पर एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातों को लेकर के उसमें क्षेत्र में क्या किया है, ये सारी चीज़ों को लेकर के उसकी स्वीकार्यता कितनी है, जमीन पर उसका काम कितना है, जन आकांक्षाओं पर कितना खरा उतरा है, केंद्रीय रणनीतियों को, केंद्रीय योजनाओं को कितना अपने लोगों तक पहुंचा पाया है, उसके कार्यकर्ता कितना काम कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें जोड़ करके टिकट कन्फर्मेशन का एक आंकड़ा तय किया जाएगा और ये सब कुछ प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट ये है कि इस बैठक में हमने 3 लोगों का नाम तो बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, लेकिन 2 लोग और होंगे और इसमें से बिहार का एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति शामिल होगा।
इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार कितना फोकस है और बिहार में क्या कुछ होने वाला है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो बिहार में नीतीश कुमार से कैसे डील की जाएगी और नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाएगा, वो बातें पहले से नरेंद्र मोदी ने सोच लिया है। आपको बता दें कि इस बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं अरुण चुग, उन्हें इसके लिए नामित किया गया है कि इस बैठक का हिस्सा वो भी होंगे। तो वहीं एकमात्र जो केंद्रीय टीम का हिस्सा है ऋतुराज सिन्हा, राष्ट्रीय सचिव हैं, उन्हें इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। यानी आप समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है ऋतुराज सिन्हा को। अब इस रोल में ऋतुराज सिन्हा को रखने के पीछे नरेंद्र मोदी की आप मंशा को समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी को ऋतुराज सिन्हा पर युवा भी हैं, आने वाले कई सालों तक उनकी राजनीति साफ नजर आ रही है, स्टेट फॉरवर्ड राजनीति करते हैं और बिहार में किसी भी गुट का कोई हिस्सा वो नहीं है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेटजी बनाई है, उस स्ट्रेटजी में सबसे महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा ऋतुराज सिन्हा है। बिहार के 40 सीटों पर और अभी वर्तमान में जो 17 सीटें नीतीश कुमार के पास है, उन सीटों पर कैसे भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव जमा सके, कैसे उस सीट को जीता जा सके और कैसे अपने साथी दलों को मदद किया जा सके, ये सारी बातें ऋतुराज सिन्हा को पता है। वो स्ट्रेटेजिकल रूप से काफ़ी सशक्त हैं, उनकी टीम भी बड़ी है और वो जमीनी काम करने के लिए जाने जाते हैं। फ्रेम में बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन काम में वो सीधे रिपोर्ट प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को करते हैं, जेपी नड्डा को करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बिहार नरेंद्र मोदी के कितना ज़्यादा क्लोज है, कितना ज़्यादा बिहार से वो जुड़े हुए हैं। क्योंकि 2024 के चुनाव में यदि बिहार ने लालू और नीतीश की जोड़ी अगर रह गई या उस जोड़ी ने कोई कमाल कर दिया, तो ऐसी स्थिति में सब कुछ प्राप्त करते हुए ध्वस्त हो जाएगा। और खास करके नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी यही है और इसी स्ट्रेटजी के तहत ऋतुराज सिन्हा को, बाकी लोगों को किनारा करके ऋतुराज सिन्हा को मौका दिया गया है। खैर, इन सारी बातों से अगर आगे बढ़ते हैं तो पीएम की बैठक में उसकी रणनीति के पीछे कई कारण हैं। उन कारणों में सबसे बड़ा है कि इससे विरोधियों के सामने पॉजिटिव मैसेज जा सके कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी तय करेंगे वो बाकी के दलों को मान्य होगा। आप क्लियर मैसेज समझ रहे हैं? ये चीजें इंडिया गठबंधन में नहीं संभव है। हर कोई अभी से ही उखाड़ कबाड़ में फंसा हुआ है। नीतीश कुमार के विरुद्ध पोस्टर लग जाता है, नाराज होकर के चले आते हैं तो बिहार में खलबली मच जाती है। उधर ममता बनर्जी बंगाल जाती है मीटिंग करके तो वहाँ खलबली मच जाती है कि भैया हमारे साथ तो फलाना मिल करके इस तरह का कर रहा है, हम कैसे इस गठबंधन को आगे लेकर के सोच सकते हैं। तो उधर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बिहार से जाते हैं मीटिंग करके और जाके दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के मणिपुर वाले मैटर में कहीं ना कहीं जो एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है वो कहीं ना इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि संभावित है कि दिखावे के लिए ही सही एकजुट हो सकते हैं, लेकिन अब तक का रिकॉर्ड जो रहा है, इतिहास कुछ और कहानी कह रहा है। इसके साथ साथ जमीनी हकीकत और जीतने की कितनी संभावना है, जब किसी भी छोटे दल हों या बड़े दल हों, किसी भी दल जो एनडीए में जुड़े हुए हैं, अगर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ खड़ी हो जाती है तो वजन ज़्यादा हो जाएगा। और ये बातें इस जमीनी हकीकत से अपने विरोधियों को पहले ही फर्स्ट राउंड में ही हराने का, मानसिक रूप से उन पर प्रभाव डालने का एक एजेंडा तैयार हो रहा है। अब समझ सकते हैं आप क्या हो रहा है। इसके साथ साथ सहयोगियों को कोऑर्डिनेशन के तहत हर विषय पर आने वाले चुनाव तक, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक कैसे स्ट्रेटजी बनेगी और कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा, ये सारी चीज़ें इस बैठक के बाद तय होंगी। इस बैठक में फीडबैक आने के बाद सब कुछ तय होगा। इसके साथ साथ टिकट के दावेदार आप तभी हो सकते हैं जब नरेंद्र मोदी उस पर हस्ताक्षर करेंगे। आपके फीडबैक के साथ साथ आपकी पूरी
जो राजनीतिक यात्रा रही है इन 5 सालों की, वो सब कुछ उसमें लिखा जाएगा, उसके फीडबैक मंगाए जाएंगे और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही आप टिकट के दावेदार होंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि बीजेपी के पास चुनावी अनुभव सबसे ज़्यादा है। जितने भी दल शामिल हैं उसमें सबसे ज़्यादा राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। वहाँ कैसे सरकार चलानी है, कैसे सरकार बनानी है, इन सारी बातों को भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से करती रही है। और साम दाम दंड भेद कैसे अपनाया जाता है, कैसे सत्ता में बने रहना चाहिए, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है। भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है जो चुनाव से लेकर के चुनाव तक की राजनीति करता है, रणनीति बनाता है। जैसे बिहार में 2020 में चुनाव हो गए तो उसी दिन से, जिस दिन परिणाम आए उसी दिन से एक टीम लग गई जो स्पेशल टीम है बिहार में अगले आने वाले 2025 के चुनाव में कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। और इन सारी बातों की तरफ जो नरेंद्र मोदी का ये नया जो आइडिया है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने नया प्लानिंग बनाया है, वो गेम चेंजर साबित हो सकता है आने वाले 2024 के चुनाव में। और नीतीश कुमार के पास दोनों ही ऑप्शन बरकरार हैं। दोनों तरफ नीतीश कुमार के लिए रास्ते खुले हैं। प्रधानमंत्री नहीं तो उप प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं। और नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन तो हमेशा खुला है, वो कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप करके भारतीय जनता पार्टी को उप प्रधानमंत्री तो बन ही सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस पूरे विश्लेषण के बाद आपके मन में जो भी प्रश्न आए, हमारा आग्रह करेंगे आपसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत ज़रूरी हैं। और आने वाले 2024 के चुनाव में जो लगातार नए नए ट्विस्ट हो रहे हैं, उसमें आप कितना हमें बता रहे हैं या हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।